स्टूडेंट्स, मैं पदम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 1.2 में आज हम जो हमारे 5, 6, 7 क्वेश्चन रह गए थे, तीनों 5 और 6 और 7, वो आज हम हल करेंगे। और अभी तक हमने क्या किया था, वो सब हमने 1.2 के सब क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में पार्ट में डाले थे, 1, 2, 3, 4 में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते थे, हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 को हम शुरू करेंगे। जब आइए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 5 जो है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि हमारी ये प्रश्न नंबर 5 जो है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, इसमें उन्होंने दिया है प्राकृत संख्या n के लिए। तो सबसे पहले हमने अपनी सबसे पहली वीडियो में सबको बताया था कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो हमारी क्या होती है, हमारी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या होती है हमारी, ये सब हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए हम इसमें करके देखते हैं इसको, यानी कि 6n, तो 6 का मान करके देखते हैं 6n। तो 6n में क्या करते हैं, हम पहले करते हैं 6 की घात 1, फिर इसी 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 4, है ना। तो इसलिए हम कर दिया डैश डैश डैश, मतलब ऐसे ही आता चल जाएगा ये इसमें। तो यहाँ पे 6 का हम 6, 6 छंग 36, 6 छंग 36, छिक्का 216, और 216, 6 छंग 36, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 12 तो 1296। यानी कि क्या हो जाएगा ये हमारा इस तरह क्या है, 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 4 का नाम लिखा हमने। तो ये कितना आ गया हमारा, इतना ही हमने इसके ऊपर देखा। तो वो कह रहा है कि 6n की घात, कोई भी एक किसी n की घात जो होती है, क्या हमारी कहीं पर ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए हम पहले एक बार देख लेते हैं कि 0 वाली संख्याएं होती है हमारी। मान के चलिए हमारी संख्या क्या होती है, यहाँ पे 10 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 30, 40, 50, ये सब क्या है हमारी 0 वाली संख्याएं। तो 0 वाली संख्या में क्या क्या चीज हो सकती है, पहले हम एक पर देख लेते हैं। 10, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 ही कम 5, यानी कि हमारा क्या होगा, यानी कि किसी संख्या में 2 गुणा 5, ये 2 और 5 का होना जरूरी है। यानी कि अगर किसी संख्या में 2 और 5 हमारी नहीं है तो वो 0 नहीं हो सकती, उसमें 2 भी जरूरी होना चाहिए और 5 भी हमारा जरूरी होना चाहिए, अनिवार्य रूप से दोनों चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 5 इसमें नहीं आ रहा है। इसमें अगर इसके टुकड़े करके देखेंगे हम, तो यहाँ पर कितने टुकड़े आ रहे हैं इसके, 6 गुणा 6 ही आ रहा है इसका। तो यहाँ पर इसका आ रहा है 6 गुणा 6, इसका आ रहा है यहाँ पर 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। अब अगर हम 6 की बात करें, अगर हम इस सवाल को ऐसे ना करके हम इसको ऐसे लिखें, 6 बराबर 6n बराबर अगर हम लिख दें 6n बराबर 2 गुणा 3 की घात n, हमने इसको क्या लिख दिया, 6 की n की बराबर 2 गुणा 3 की घात n। अब आपने देख लिया यहाँ पर क्या हुआ हमारा, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या को इसमें लिख देते हैं हम, किसी संख्या के अंक को 0 होने के लिए 2 व 5 का होना अनिवार्य है। यानी कि अगर किसी संख्या को हमें 0 करना है तो उसमें 2 और 5 अंकों का होना अनिवार्य है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 6 के अंक को और इसको तोड़ा हमने 2 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 3। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा 2 भी यहाँ पर है और 3 भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें 2 विद्यमान नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है, शर्तानुसार जो हमारी शर्त है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, हमारी शर्त के अनुसार, यानी कि
इसमें 2 उपलब्ध है लेकिन 5 उपलब्ध नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसमें 6n में 2 उपलब्ध है लेकिन 5 उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि क्या था, हमारी कंडीशन है कि जब भी कोई शर्त है, हमारी शर्त के अनुसार किसी संख्या के अंक को 0 होने के लिए 2 व 5 का होना अनिवार्य है। उसमें यानी कि 2 भी होना चाहिए और हमारा 5 भी इसमें होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा दो उपलब्ध है इसमें 6n में, लेकिन 2 गुणा 3 हमने लिखा है ना 6n, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन 5 उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर 5 उपलब्ध नहीं है। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये इसका आंसर है कि भी इसमें क्या होता है, हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए और हमारा 2 भी होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर हमारा केवल 2 उपलब्ध है, 5 उपलब्ध नहीं है, तो यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये इसका हमारे यहाँ पर जो है इसका हल है। इसी के आधार पे हमें एक हमारा उदाहरण भी दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, तो वो अब हम वो भी करके देखते हैं। अभी जो है स्टूडेंट्स, ये उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 5, ये एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है। आप देखेंगे इसमें बिल्कुल सेम वही है। इसको तो अगर मैं कह रहा हूँ जिस विधि से हमने बताया था, तो इसके दोबारा एक बार हम इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या था हमारा, इसको 4n, यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, प्राकृत संख्या, वही उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, प्राकृत संख्या दे दी है। प्राकृत संख्या तो आप जानते ही हैं, प्राकृत संख्या वही हमारी 1 2 3 4 5, यानी कि ये सब क्या हो गया, हमारी प्राकृत संख्या हो गई। प्राकृत संख्या के लिए 4n, वही 4n का अंक 0 होगा, यानी कि जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने बताया था वही होगा। तो हम फिर वही करते हैं यहाँ पर, 4n बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 की घात n, ये हमारा आ जाएगा। फिर 4 की घात 1, यानी कि क्या जाएगा, 2 गुणा 2 की घात 1 हो गया हमारा। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तोड़ के कि भाई जैसे लिखना है, तो यहाँ पर हो गया 4 की घात 2, तो इसको क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 4 बार हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 इसे लिख दिया ऐसे। तो ये क्या किया हमने, सारा देख लिया करके कि अगर हम लास्ट तक भी करते चले जाएंगे, इसको अनंत तक भी करते जाएंगे, तो हमारा इसका मान 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है, कि किसी संख्या का मान 0 होने के लिए उसमें 2 व 5 होना अनिवार्य है। उसमें क्या होना चाहिए, 2 व 5 का होना अनिवार्य है। तो इसमें क्या है, 2 तो इसमें कितनी बार है, लेकिन इसमें 5 उपलब्ध नहीं है। तो सीधा सा हमारा इसका आंसर यही है कि, है ना, कि उक्त संख्या लिख दे, 4n संख्या में 2 उपलब्ध है लेकिन 5 उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अतः 4n का मान 0 नहीं हो सकता है, यानी कि 4n का मान 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमारा 2 उपलब्ध है लेकिन 5 उपलब्ध नहीं है। अगर इसमें 2 और 5 उपलब्ध है, तो अगर इसमें क्या होता, हमारा 2 और 5 उपलब्ध होते, तो क्या हो जाता, इसका मान भी हमारा 0 हो जाता। 2 व 5 उपलब्ध नहीं है, ये उपलब्ध नहीं है और ये उपलब्ध है, यानी कि दोनों उपलब्ध होते तो क्या हो जाता, इसके शर्त के अनुसार किस संख्या का मान 0 होने के लिए उसमें 2 व 5 का होना अनिवार्य है। तो ये हमारा इसलिए था, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 0 नहीं हो सकता। तो ये इसका
आंसर है। इसी तरह आप देख लीजिए, कोई आपसे पूछे 6n का मान, जो हमने बताया था, कोई आपसे पूछने लगे कि भाई क्या इसका मान शून्य हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे वहां पर, सीधा सा है, किसी ने पूछा 6n, 3n, 5n, 15n, तो क्या इनके मान शून्य हो सकते हैं? तो हम इसको बिना देखे भी आप बता सकते हैं कि 15n का मान शून्य होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 की उपलब्ध नहीं है, इसमें 3 गुना 5 उपलब्ध है। इसमें कितना उपलब्ध है 15 में? 3 गुना 5, तो इसमें 2 होना चाहिए, तभी यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो ये सब इनके मान कितने हो जाएंगे? शून्य नहीं हो सकते। तो ये इस तरह की संख्याएं हैं, संख्या में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। तो ये हमारा क्या था, पांचवा कोई एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया था क्योंकि ये उसी से मिलता जुलता है। अगर वो ना आया तो ये आ गया तो कभी आप कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए हमने ये भी लिया इसमें। ठीक है, तो अभी हम दूसरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हम अपना कोई प्रश्न नंबर 6 पे शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है हमारी। भाज्य संख्या हमने लिख दी क्या, 2 3 5 2 3 1 मिनट 2 3 4 5 6 7 8 10 11, ये क्या हो गया, हमारी सब संख्याएं हो गई। अब ये इनमें भाज्य संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या हम कैसे पहचान करेंगे? तो देख लीजिए, 2 एक ऐसी संख्या है, 2 भाज्य संख्या है या नहीं है, क्योंकि इसका कोई अपने किसी अपने आप से भाग हो सकती है, किसी और से भाग संख्या से भाग नहीं होती, तो ये क्या होगी? अभाज्य। 3 भी ऐसी संख्या होगी, ये भी अभाज्य हो गई। ठीक है, 4 कैसी संख्या हो गई? 2 गुणा 2, क्योंकि इसमें दो जोड़े हैं, 2 गुणा 2 इसमें है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ये भाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें गुणज है, किसी 2 गुणज है इसमें। कितने गुणज है? 2 गुणज है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। 5 हमारी एक गुणज है, तो ये भाज्य नहीं होगी। 6 में कितने हैं? 2 गुणा 3, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारी ऐसी संख्याएं, इसका भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर होता है? अब भाज्य और अभाज्य। ठीक है, पहले हम भाज्य अभाज्य की बात कर लेते हैं। भाज्य वे संख्याएं जिनका गुणनखंड न हो। ठीक है, कौन सी संख्या हो गई है भाज्य? जिनका गुणनखंड न हो। वे संख्या है जिनका गुणनखंड न हो, ये है न हो या नहीं हो। ठीक है, जिनका गुणनखंड नहीं होगा। 2 का गुणनखंड नहीं है, 3 का गुणनखंड नहीं है, और 5 का गुणनखंड नहीं है, 7 है, 8 है, 8 का गुणनखंड है, 9 है, इसका भी 9 को भी देख लीजिए आप, 9 भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 9 का भी गुणनखंड है, 3 गुना 3, तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी? ये भी हमारी भाज्य संख्या हो जाएंगी। भाज्य संख्याएं में संख्या होती हैं जो भाग दी जा सकते हैं किसी भी संख्या से। तो 2 से भाग दी जाएगी, 3 से भाग दी जाएगी, 5 से भाग दी जाएगी, लेकिन 4 और 6 हमारी 6 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भी। तो भाज्य संख्याएं में संख्या है जिनका गुणनखंड नहीं है या गुणज नहीं है। गुणनखंड ही नहीं है या गुणज नहीं है, कोई भी गुणज नहीं है, गुणज नहीं है या जोड़ा नहीं है, संयुक्त नहीं है, तो वो सब क्या हो जाएंगी। लेकिन भाज्य किनको बोलते हैं? जिनका कोई गुणज हो, जिनका कोई गुणज हो या संयुक्त संख्याएं, यानी कि संयुक्त संख्याएं, उनको भी हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जिनका कोई गुणज हो या संयुक्त संख्याएं हो। संयुक्त मतलब जिसमें और संख्या भी मिली हो। भाई 15 है हमारी, 15 को अगर हम क्या करेंगे 5 गुना 3, यानी कि ये भी हमारी भाज्य संख्याएं हैं, 15 भी हमारी भाज्य संख्या होगी। लेकिन कोई बोलने लगे 13 है, तो 13 का गुणज कोई है ही नहीं, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, और ये सब हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। ठीक है,
तो ये चीज़ हमें देखनी है। अभी अगर आप सबकी समझ में ये चीज़ आ गई तो ये आपके लिए, अब इसको कैसे करेंगे, अब हम इसमें भी वही होना है, 7 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 11, 11 गुणा 13 जमा 13। ठीक है, अब इसको हल कीजिए कि ये भाज्य है या नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 का मतलब 11 सत्ते 77 और जमा 1, तो 13 गुणा 77 और 1 78 हो गया। तो ये क्या होगी, भाज्य होगी, नहीं हो गई, क्योंकि इसमें कितने गुणज हो गए, 2 गुणज हो गए। 13 गुणा 78 भाज्य हो गए, 2 गुणज बनने, हमें कहा था ना कि 2 गुणज होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 13 भी है और यहाँ पर 78 भी है, तो ये क्या होगी हमारी भाज्य संख्या। इसी प्रकार हम इसको करेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। ये संख्या में हमें देखना है। तो इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया, हमने 5 कॉमन ले लिया, 5 सब में से। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा बच गया है 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 1, हमारा ये आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सब की गुणा कर लेंगे। तो ये कम 2 3 6 चौक 24 24, किसकी गुणा कर लिया हमने, 7 छंग 42 गुणा 24 जमा 1, यानी कि 42 की और 24 की हम गुणा कर लेंगे, 42 और 24, 4 दूनी 8 4 चौक 16, 2 दूनी 4 2 चौक 8, यानी कि 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, यानी कि 1008। इसका हमारा यहाँ पे आ गया 1008 और जमा 1, और यहाँ पे कितना है हमारा 5 है, यानी कि 5 हो गया ये, और ये 1008 रे कितना हो गया 1009। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी कितनी संख्या आ गई, 2 संख्या आ गई, तो भाज्य संख्या है, ये भी हमारी भाज्य संख्या है। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका गुणन जो आपस में 2 गुणज एक साथ मिलते हो, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। और जिसमें गुणन 2 संख्या आपस में नहीं मिलती हो, 2 संख्याओं का संयुक्त रूप से नहीं होती है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा हमारी, वो हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर ये सिंगल होती, यहाँ पे 5 होता या 1009 अगर सिंगल होता, वो करने योग्य नहीं होता, तो वो क्या हो जाती है हमारी भाज्य संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 2 संख्याओं का संयुक्त संख्याओं का ही हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या हो जाएंगी। तो ये हमारे था प्रश्न नंबर 6 था जो अभी हमने हल किया। अभी हम प्रश्न नंबर 7 पे करते हैं। प्रश्न नंबर 7 हम शुरू करते हैं अपना। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 7 थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि सबने अब तक हमने क्या किया है, अलग तरीके के सवाल किए, थोड़ा सा हटके है। इसमें क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें क्या है, कुछ चीजें इसमें नोट है, देख जैसे इसमें क्या था, वर्ताकार पथ है, वो वर्ताकार, यानी कि हमारा क्या है वो है, देख जैसे इसमें क्या था, वर्ताकार पथ है, वो वर्ताकार, यानी कि हमारा क्या है वो वर्ताकार जो है वो पथ हो गया वर्ताकार। तो इसमें क्या हो गया, वे यहाँ पर इसमें जो है, जबकि किसी इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता है, सोनिया को कितने, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगती है, समय लगता है, समय जो है कितना मिनट समय लगता है, 18 मिनट। ठीक है, ठीक है। तो अभी उसको कितना मिनट लगता है, उसको सोनिया को समय लगता है हमारा, सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट लगती है। फिर रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, लग रहा है 12 मिनट। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इनको 18 मिनट लग रही है, इसको 12 मिनट हमारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये मान के चलिए यहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया, रवि ने, ठीक है, फिर यहीं से आगे थोड़ा सा सोनिया ने शुरू किया चलना। तो यहाँ पे क्या गए, चलते गए तो उनको यहीं पे रवि सोनिया आगे है, रवि इसके पीछे है। तो इस तरह के समय घोषित करना है कि जहाँ पे दोनों एक स्थान पर ही मिलते हैं। तो मान के चलिए सोनिया को कितना समय लगता है, सोनिया को मिलने का समय लगने का क्या है,
ए के स्थान पे मिलने के लिए 18 गुना ए मान लिया हमने कि ये चक्कर लगाने पे वो मिल जाएगी। इसी प्रकार रवि को मिलने में लगा समय बराबर 18 वो 12 गुना बी, यानी कि 12 गुना बी। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक 12 और 18 एक ऐसी संख्या हम निश्चित करेंगे यहाँ पे कि जो दोनों से कटती हो और वो संख्या अधिकतम हो। अधिकतम मतलब हम क्या करते थे, अभी तक हम HCF निकालते थे, उनमें से क्या करते थे हम एक अधिकतम संख्या ले लेते कि जो एक संख्या दोनों में मैक्सिमम मिल जाए दोनों में। लेकिन यहाँ पे हमें एक संख्या ऐसी लेनी है जो दोनों से कट सकती हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इनका यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका LCM हमें लेना पड़ेगा। इसका LCM मतलब सारी छोटी से छोटी संख्या ऐसी लेनी पड़ेगी हमें जो यहाँ दोनों से मिल सकती हो। यहाँ पे LCM हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे HCM नहीं लेंगे, क्योंकि भाई 12 से छोटी संख्या तो आएगी नहीं, यानी कि 12 से भी छोटी ना हो और 18 से भी छोटी ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों से बड़ी संख्या आएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, हम यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा LCM। तो आइए हम LCM लेते हैं इसका, 12 का लेते हैं। 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 12 का क्या आ गया हमारा, 12 का आ गया 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार हमारा क्या आ गया, 18 का ले लेंगे हम। 18 का निकालते हैं, 18 का क्या आएगा, 2 नम 18, 2 तिया 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि 3। 18 का क्या आ गया हमारा, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये आ गया हमारा 18 का आ गया। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, इन दोनों में हमें क्या लेना है, इसका LCM हमें निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम, भाई 2 तो हमने ले लिया इसमें, ठीक है, 1 2 ये बच गया हमारा। पहले तो ये जोड़ा ले लिया हमने, उठा लिया भाई। मिनिमम घातें कितनी थी हमारी, 2 की घात कितनी हो गई यहाँ पर 2, या इसको ऐसे कर ले से भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर अगर चाहें तो, यानी यहाँ पे 12 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 3, और 18 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 की घात 1 गुना 3 की घात 2। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हम LCM लेते हैं तो LCM में हम कौन सी घात लेते हैं, हमेशा बड़े वाली घात लेते हैं, छोटे वाली नहीं लेते, बड़े वाली। देखिए हमेशा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमेशा याद रखिए HCF और LCM में क्या अंतर है। HCF में हम क्या करते हैं, HCF में हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा HCF में हम जो है हमेशा न्यूनतम घात लेते हैं, न्यूनतम घात। और LCM में हम क्या करते हैं, हमेशा उच्चतम घात लेते हैं। जो भी उच्चतम घात होगी हम हमेशा यहाँ पर वही घात हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा यहाँ पे हमारी कौन सी घात बड़ी है, 2 की घात 2, और यहाँ पे ये है 3 की घात 2, यानी कि ये बड़ी होगी हमारी। ठीक है, तो 2 की घात 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिये 12 तिये 36, यानी कि क्या होगा, अब इसका आंसर क्या होगा हमारा 36 आंसर आया। यानी कि वो 36 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वो एक नियत स्थान पर 36 मिनट के बाद नियत स्थान वे दोनों एक नियत स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 36 मिनट में मिलेंगे। तो 36 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक रवि सोनिया कितने चक्कर लगाती है, कितने में लगाती है 18 मिनट में, और रवि लगाता है 12 मिनट में, यानी कि इसको लगाने पड़ेंगे 2 चक्कर और इसको लगाने पड़ेंगे 3 चक्कर। यानी कि रवि को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 3, और सोनिया को कितने लगाने पड़ेंगे 2, यानी कि 18 दूनी 36 और 12 तिये 36, यानी कि इनको इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर जो है हमारा हो गया जो कितना हो गया इसका आंसर, तो इसका हो गया 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो वहाँ पर मिलेंगे। तो ये था हमारा आज हमने स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया इसमें, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी थी जो 12 से भी छोटी ना हो और 18 से भी छोटी ना हो, यानी कि इनसे बड़ी संख्या हमें ढूंढनी है। हमेशा एक चीज़ याद रखिए आप, बिल्कुल इसको तो एक रट लीजिए आप बिल्कुल, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि HCF हमेशा जब निकालते हैं किसी भी चीज़ का तो उसमें न्यूनतम याद रखिए कि जब भी हम किसी का HCF में क्या करते हैं न्यूनतम घात लेते हैं और LCM में हम उच्चतम
घात लेते हैं। तो यहाँ पे तभी हमने यहाँ पर जो है उच्चतम घात लिया है। तो ये हमेशा याद रखिए, ये चीज़ें रखने की है, इसको मैंने रेड किया है। तो अभी क्या होता है, तो ये हमारे आज हमने जो है अपना जो किया है एग्जाम्पल नंबर 5 हमने किया और 1.2 के 5, 6, 7 हमने किए हैं तीनों एग्जाम्पल। तो अभी मैंने पूरा कोशिश किया है, तो इन सबको देख लीजिए आप, बिल्कुल अच्छे से समझिए और वीडियो को देखिए। और जब भी आपको कुछ कमी लगती है तो उसको कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप उसको कीजिए। कुछ अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, किसी तरह का कोई सवाल आपको समझ में आता है, उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसको हल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।